जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम आपका 13 दिसंबर को है। उसके पहले हम जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का पूरा करंट हम आपको करवा देंगे प्रतियोगिता दर्पण से, ठीक है। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। बहुत जो मेन पॉइंट होगा उसको हम इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो या आप आगे वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो कल जो है आपका 9 दिसंबर है। 9 दिसंबर से करंट अफेयर का नया बैच आ रहा है जो सुबह में 7 बजे है, ठीक है। 7 से 8 में चलता है करंट अफेयर का बैच। इसमें 2 बुक पढ़ाते हैं, प्रतियोगिता दर्पण और एक आपका एसपीडी का, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक नंबर नोट कर सकते हैं। इसमें जो है आप 6200598775 इस पर कॉन्टैक्ट करके आप आ सकते हैं क्लास, ठीक है। विशेष बात नहीं करेंगे। जिसको भी पीडीएफ प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल या लीड एकेडमी पटना, ठीक है, लीड एकेडमी पटना सर्च करेंगे, वह आपको मिल जाएगा और वहां पर ज्वाइन करेंगे तो इसी प्रकार से जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा कलर किया हुआ। सबसे पहले देखेंगे सिलकेरा सुरंग काफी चर्चा में रहा। तो यहाँ पर कहता है कि सबसे पहले तो सिलकेरा सुरंग है कहाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में यह है, ठीक है। सिलकेरा सुरंग कहाँ पर है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। और यहाँ पर लगभग 17 दिन से 41 मजदूर फंस गए थे और उसको यह 28 नवंबर 2023 को शाम में सुरक्षित निकाल लिया गया। टनल से बाहर आए प्रत्येक मजदूर को, जो टनल से बाहर आए, उत्तराखंड के सरकार जो था पुष्कर सिंह धामी, उसने 1 लाख रुपए देने की घोषणा किया। अब करें कि जो यह रेस्क्यू ऑपरेशन था, अंतिम 10 मीटर की खुदाई रेड होल माइनिंग के सहारा लिया, तब जाकर के उसको क्या हुआ, निकाला गया था। यहाँ पर जो है अमेरिका का ऑगुलर ड्रिल मशीन जैसे दक्ष उपकरण भी फेल हो चुका था, टूट गया था। इस कारण से लास्ट का जो 10 मीटर का है वह रेड होल माइनिंग, चूंकि रेड होल माइनिंग की अगर हम बात करेंगे, देखिएगा रेड होल माइनिंग क्या होता। तो रेड होल माइनिंग विशेषता मेघालय में, देखिएगा जो मेघालय में प्रचलित है। रेड होल माइनिंग कहाँ पर प्रचलित है? मेघालय में। और कहता है कि इसमें इसमें जो है बहुत छोटा छिद्र होल किया जाता है और यह अंदर तक, इसमें एक ही व्यक्ति एक बार में उतर सकता और वह कोयला खनन के लिए इसका उपयोग करता, जिसको एनजीटी ने ये बैन लगा दिया था, क्योंकि इससे काफी लोग मारे गए थे। यह माइनिंग का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके यह जो है सकड़े क्षेत्र में जो है कोयला निकाला जाता है। रेड होल जमीन में खोदे गए गहरे गड्ढों को दर्शाता है और सिर्फ एक व्यक्ति के उतरने और कोयले निकालने के लिए होता है। इसको कहते हैं रेड होल माइनिंग, ठीक है। इसके बाद रेड होल माइनिंग मुख्यतः 2 तरह का होता है। एक होता है साइड कटिंग प्रोसीजर और दूसरा होता है बॉक्स कटिंग प्रोसीजर, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि रेड होल माइनिंग जो है यह इसको कब जो है बैन कर दिया था। बॉक्स कटिंग के तरीके में ये 10 से लेकर के 100 वर्ग मीटर तक की जो है ओपनिंग बनाई जाती है। और अगर हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन ये ट्रिब्यूनल, जिसको कहते हैं एनजीटी, 2014 में इस तरीके पर, यानी कि जो रेड होल माइनिंग है, 2014 से ही इसको क्या कर दिया, बैन लगा दिया है, बंद कर दिया। सिलकेरा बरकोट सुरंग की बात कर लेते हैं। सिलकेरा बरकोट सुरंग केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी चारधाम ये जो है ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो है यह धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी को सुधार लाना। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक इसमें जो है कैसे यह दुर्घटना हुआ, इसका कोई अभी पुख्ता ये जो है कारण पता नहीं चला है। इसके बाद हम चलेंगे जाति जनगणना। यहाँ पर 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। जो यह सिलकेरा सुरंग है कहाँ पर? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला। कितने मजदूर? 41 मजदूर फंसे थे टनल के, जैसे बाहर आए। पुष्कर सिंह धामी ने इसको 1 लाख रुपए देने की घोषणा किया। रेड होल माइनिंग 10 मीटर में यह रेड होल माइनिंग के सहारा लिया, जिसके कारण उसको निकाला गया। रेड होल माइनिंग को एनजीटी ने 2014 में बैन कर दिया और रेड होल माइनिंग प्रसिद्ध है कहाँ पर? मेघालय में। बस इतना ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जातीय जनगणना परिणाम आने पर संशोधित अधिनियम के जरिए बिहार में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि करेगी। जो बिहार का जाति आधारित जनगणना हुआ था, जिन जिन जाति में जितना वृद्धि हुआ था उसमें आरक्षण की जो प्रतिशत था उसको बढ़ा दिया था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कर दिया, ठीक है।
हालांकि असंवैधानिक कर दिया, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कुछ पूछ दे। तो बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक के मसौदे को राज्य मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दिया? 7 नवंबर को। विधानसभा में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रस्तुत विधेयक को विधानसभा में सर्वसम्मति से 9 नवंबर को पारित कर दिया गया। विधानसभा में पारित किया 9 नवंबर को, और 10 नवंबर को विधान परिषद में भी इसको क्या हुआ, सर्वसम्मति से पास कर दिया। 11 नवंबर को राज्यपाल, ये जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, उसने भी इस पर क्या कर दिया, अनुमोदन। अब कराए कि जो आरक्षण पहले 60% हुआ करता था, अब क्या हो गया, बढ़ करके 75% कर दिया। किन किन वर्गों में यह कितना परसेंट आरक्षण दिया, इसका हम लिस्ट देख लेते हैं। करे कि जो आरक्षण का यह पहले प्रावधान था और संशोधित प्रावधान, जो एससी का पहले आरक्षण था 16%, संशोधित में कर दिया बढ़ा करके 20%। एसटी में 1 था, इसको 2% कर दिया। ओबीसी का 12 था, इसको कर दिया कितना, 18। और BC1, ईबीसी को ही BC1 कहते हैं, इसमें 18 था, इसको कर दिया 25%। और पिछड़ी जाति महिलाएं के लिए 3% उतना ही है। उसके बाद आर्थिक EWS के लिए पहले भी 10% था, और वर्तमान में भी क्या है 10% है। हालांकि इसको सरकार ने क्या हुआ, असंवैधानिक करार दे दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर ज़्यादा ध्यान हम नहीं देंगे, बाकी आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे या आगे करें क्या, भारत, ठीक है। भारत के 2 शहर को ग्वालियर और कोझिकोड यूनेस्को के क्रिएटिव शामिल नेटवर्क में शामिल किया गया। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये BBI है, ठीक है, BBI है। तो ग्वालियर और कोझिकोड, ग्वालियर और कोझिकोड विश्व के 55 उन शहरों में शामिल हो चुके जिन्होंने यह यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ। और 31 अक्टूबर को विश्व धरोहर दिवस, यह क्या, विश्व शहर दिवस, विश्व शहर दिवस कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर पर जो है यूनेस्को ने अपनी क्रिएटिव सिटी में भारत के 2 शहर को, एक है ग्वालियर और एक कोझिकोड। तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर को संगीत में और कोझिकोड को साहित्य श्रेणी में नेटवर्क में शामिल किया गया। तो ग्वालियर को संगीत में, कोझिकोड को साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया। बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। क्या देश में सड़क दुर्घटना के संबंध में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट है। कि 2022 में देश में जो सड़क दुर्घटना के संबंध में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया, और उस रिपोर्ट का नाम क्या है, इसको देख लेते हैं। भारत में सड़क दुर्घटना 2022, यह इस रिपोर्ट का नाम है, जारी किया गया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। अब हम देखेंगे मेन पॉइंट को हम देखेंगे। कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क नेटवर्क का कितना, 2.1% हिस्सा है। पूरे भारत में जितना सड़क नेटवर्क है उसमें मात्र जो NH है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसका हिस्सेदारी मात्र 2.1% ही है। 2022 में कुल सड़क दुर्घटना 32.95% दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही हुआ, यानी कि नेशनल हाईवे पर दुर्घटना लगभग 32.95% हुआ है। लेकिन यह पूरे सड़क नेटवर्क का मात्र 2.1% है, जबकि सड़क दुर्घटना में अव्वल रहा लगभग कितना, 32.95। देश के राज्य यह राजमार्ग कुल जो है, यह सड़क नेटवर्क का राज्य राजमार्ग है कितना, यानी कि स्टेट हाईवे की बात करता है, 2.8% है। कितना है, 2.8%। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक दुर्घटना, ठीक है, ये देखिएगा अन्य सड़क जो कि करे कि कुल सड़क नेटवर्क का 95% में से, इसमें 2022 में दुर्घटनाएं, यह वर्ष पूर्व में जो है दुर्घटनाएं कितना, 43.93%। इन दुर्घटनाओं में हुई मौतों की संख्या के, यह वर्ष के दौरान सड़क दुर्घटना में हुई कुल मौतें का कितना, यह 39.43% है। ध्यान में रखिएगा। इसके बाद करें कि सबसे अधिक जो यह राष्ट्रीय राजमार्ग के दुर्घटना की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दुर्घटना, फिर दूसरा स्थान पर तमिलनाडु, तीसरा पर है महाराष्ट्र। तो दुर्घटनाओं की संख्या में जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुआ सबसे अधिक दुर्घटना हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आपका तमिलनाडु में, फिर आपका महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। इसके बाद आगे थोड़ा सा देख लेते हैं।
करें कि 2022 के दौरान मौतों में 19.5% मौतें पैदल चलने वालों की हुआ, 2.9% मौतें साइकिल सवारों वाला का, और लगभग जो है 44.5% दो पहिया वाहन चालकों की हुई है। तो सबसे अधिक मौतें जो हुआ करें किया 19.5%, दूसरा स्थान पर यानी पैदल चलने वाले का सबसे अधिक मौत हुआ दो पहिया वाहन वाला का, लगभग कितना 44.5%। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे का, रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में हुई, जबकि सड़क दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई मौतों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, यानी कि सबसे ज्यादा मौत हुआ है यह कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, और सर्वाधिक सड़क दुर्घटना कहाँ पर, तमिलनाडु। दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा यह लौटाए गए 10 विधेयक को ये जो है पारित किया गया। करें कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे यह RN रवि ने लंबे समय से रोके हुए कम से कम 10 विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए नवंबर 2023 में उसको लौटाया। राज्यपाल द्वारा लौटाए गए विधेयक को पुनः पारित करने के लिए तमिलनाडु विधानसभा का विशेष सत्र यह कब, 18 नवंबर 2023 को आहूत किया गया, और 10 विधेयक पर पुनर्विचार पुनः पारित करने के लिए एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री MK स्टालिन विशेष सत्र में क्या हुआ था, पेश किया था। तो तमिलनाडु का मामला है यह। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने सदन में बताया कि अनुच्छेद 200 के यह प्रावधानों के तहत पुनः पारित किए गए विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाने पर वह अपनी मंजूरी नहीं रोक सकता है। इसके बाद निजी क्षेत्र में नौकरी में जो यह राज्य ने मूल निवासियों के 75% आरक्षण के लिए हरियाणा में लाया गया कानून यह उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो ध्यान में रखिएगा, जो प्राइवेट सेक्टर है ऐसा हरियाणा में एक विधेयक लाया गया कि स्थानीय निवासियों को, वहाँ के जो मूल निवासी है 75% उसी को नौकरी देगा, लेकिन जो है इसको कर दिया क्या, यह खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने इसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। हरियाणा में यह निजी क्षेत्र में नौकरियों में राज्य के मूल निवासी के लिए कितना 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए 2 वर्ष पूर्व लाया गया कानून पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह 17 नवंबर 2023 को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। बाकी आप लोग को इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि बस हरियाणा में इतना ही दिमाग लगाना है कि यह 75% प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों का आरक्षण देने की बात कहा गया था, जो कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस फैसले को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, मेरी देश, ठीक है, मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का यह समापन भी हो गया। अब देखिएगा करें कि मेरा युवा भारत का शुभारंभ, मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता, और इसी दिन कहता है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश की यात्रा का समापन हो गया। 12 मार्च 2021 से शुरू आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह का भी जो है औपचारिक समापन हो गया। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो आज़ादी के अमृत महोत्सव का औपचारिक शुरुआत हुआ था 12 मार्च 2021 से, और इसका औपचारिक समापन 31 अक्टूबर 2023 को किया गया। करे क्या, 31 अक्टूबर को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर यह जो है किया गया। देश भर के लगभग 7500 गांवों से एकत्र कर लाई गई पवित्र मिट्टी से कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव शिलान्यास का शुभारंभ भी किया गया। और 31 अक्टूबर को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश भर के 7500 गांवों या स्थानों से एकत्र लाई यह पवित्र मिट्टी से कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका अमृत महोत्सव का शिलान्यास का शुभारंभ किया गया। और इसके साथ ही देश के युवाओं के लिए एक नए मंच मेरा युवा भारत का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो मेरा युवा भारत का शुभारंभ यह किसने, प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने
व्यक्त किया कि मेरा भारत संगठन 21वीं सदी में देश के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके बाद करेक्ट किया इसमें मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म की शुरुआत आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश और याद रखिएगा साथ में मंत्रालयों को विभागों को भी आज़ादी अमृत महोत्सव पुरस्कार भी प्रधानमंत्री ने प्रदान किया। तो ये पुरस्कार ध्यान में रखिएगा, एक तो समापन का डेट याद रखिएगा, शुरुआती का डेट याद रखिएगा, और यहाँ पर देखेंगे शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, गुजरात को संयुक्त रूप से हरियाणा और राजस्थान तीसरे स्थान पर। ध्यान में रखिएगा, पहले तो 3 राज्य की अगर हम बात कर लेंगे शीर्ष प्रदर्शन करने वाले में, एक है जम्मू कश्मीर, गुजरात दूसरे स्थान पर और हरियाणा और राजस्थान तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से है। जबकि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 मंत्रालय विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और तीसरे स्थान पर है रेल और शिक्षा दोनों। ठीक है, रेल और शिक्षा दोनों। अगर राज्य की श्रेणी में पूछेगा जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान को तीसरा, दोनों को कंबाइंड रूप से। मंत्रालय में पूछेगा विदेश, रक्षा और तीसरा स्थान पर रेल और शिक्षा दोनों को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद इस अवसर पर कर्तव्य पथ पर उपस्थित जन समूह संबोधन के दौरान महात्मा गांधी के दांडी से प्रेरित आजादी के अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को यह शुरुआत को याद करते हुए 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन किया और उन्होंने जोर देकर कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का 2 वर्ष लंबा उत्सव मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ संपन्न हो रहा है। इसके बाद इंडिया गेट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, नौसेना के प्रतीक चिन्ह, ये तमाम चीज़ों की बात कहा गया जो इसने पहले ही कर चुका है। इसके बाद हम यह बात करेंगे आगे। अब यहाँ पर देखिएगा 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करेंगे। करें कि 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, करें कि इसका आयोजन जो हुआ यह गोवा में। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर, यह गोवा में जो है इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर, गोवा में। और महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। और कहे कि भारतीय सिनेमा में यह योगदान के लिए माधुरी दीक्षित को विशेष सम्मान उद्घाटन समारोह में ही दिया गया। तो भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए माधुरी दीक्षित को विशेष सम्मान उद्घाटन समारोह में क्या हुआ, दिया गया। किसको, माधुरी दीक्षित को। अब उनके उत्कृष्ट कौशल आधार पर 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ जॉय टुमारो प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था। इसके बाद अगर हम हॉलीवुड के यह निर्देशक की बात कर लेंगे, क्या हॉलीवुड के निर्देशक की अगर हम बात कर लेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा भारत के 54वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की लिस्ट दिया है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। महोत्सव का उद्घाटन फिल्म कौन सा है, यह कैचिंग डस्ट। कैचिंग डस्ट। महोत्सव के समापन फिल्म द फेदरबेड। अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष भारतीय फिल्म निर्माता यह शेखर कपूर। और कहे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे, याद रखिएगा यह एक है ईरानी निर्माता। ठीक है, ईरानी निर्माता निर्देशक अब्बास यह अमीनी की फिल्म है एंडलेस बॉर्डर्स। क्या नाम है इसका, एंडलेस। यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे तो यह एंडलेस बॉर्डर्स। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करेंगे, यह स्टीफन यह कोमोंडरेव। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यह पुरिया रहीमी सैम। ठीक है, पुरिया रहीमी सैम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मेलेनी थियरी। और जूरी का विशेष पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को दिया गया। जूरी का विशेष पुरस्कार किसको, ऋषभ शेट्टी को दिया गया। किसी यह निर्देशक की पहले यह जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार रेगर आजाद कया। और गांधी पदक की बात करेंगे, यह एंथनी चेन फिल्म है ड्राफ्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज की बात करेंगे, दीपक कुमार पंचायत सीजन 2 के लिए। और सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान है तो सत्यजीत रे पुरस्कार यह माइकल डगलस को दिया गया। और सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान जो है माधुरी दीक्षित को प्रदान किया गया।
ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन ये रखेगा, यह 1952 में हुई तथा ऐसा पहला महोत्सव मुंबई में आयोजित किया गया था। इसके पश्चात चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम आदि शहरों में आयोजन के पश्चात यह 2004 में इसका आयोजन गोवा में हुआ। तब से गोवा में यह प्रतिवर्ष आयोजित होता रहा है। अब देखिएगा प्रधानमंत्री यह जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की बात करेंगे। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड में खूंटी में एक कार्यक्रम में जो है इसका उल्लेख किया। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से ये जो है किया था और इसका उल्लेख 2023-24 के बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी किया है। और इसके लिए कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय पर इस अभियान को केंद्रीय मंत्रिमंडल 29 नवंबर की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दिया और इसमें केंद्र और राज्य का अंश क्रमशः केंद्र का जो होगा 15,336 करोड़ और राज्य का 87,68 करोड़ होगा। करें कि 9 विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से पक्के मकान, संपर्क मार्ग, नल जल आपूर्ति, छात्रावासों की निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल के प्रावधान, आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण, सड़कों में सौर या प्रकाश व्यवस्था और जो है मोबाइल टावर की जो है स्थापना जैसे कार्यक्रम अभियान में किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। यह आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम था जो कि क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब यहाँ पर विशेष बात हम नहीं करेंगे चूंकि यह ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय है। मेन मुद्दा को हम लेकर के यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। जो अंडरलाइन किया हुआ है उसी को लेकर चलेंगे। करें कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल में फेरबदल, सुएला ब्रेवरमैन मंत्रिमंडल से बाहर। अब देखिएगा, इसको हम इसीलिए नहीं पढ़ेंगे चूंकि वहां का प्रधानमंत्री भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। यह अस्टीर, ये देखेगा किम स्टीमर ये जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। तो अब वहाँ पर हम फिर उसका चुनाव की बात करेंगे अगला पीढ़ी में हम, ठीक है। अभी हम चलते हैं पाकिस्तान और ईरान में, इससे जो है अफगानिस्तान शरणार्थी का निष्कासन। पाकिस्तान और ईरान से अफगानिस्तान शरणार्थियों का निष्कासन, शरणार्थी दयनीय स्थिति में है। अब देखेंगे करें कि समय सीमा निकालने का कहने का मतलब है कि पाकिस्तान सरकार ने बिना वैध दस्तावेजों के देश में रह रहे अप्रवासियों को देश छोड़ने के लिए आदेश सितंबर 2023 में जारी किया और इसके लिए 31 अक्टूबर 2023 को समय सीमा निर्धारित किया और यह समय सीमा निकालने के पश्चात अप्रवासी निष्कासन की प्रक्रिया वहां जो है शुरू कर दिया, जिसमें सर्वाधिक प्रभावी ये जो है अफगानिस्तान के अप्रवासी रहे, जो अफगानिस्तान से भाग करके आए थे पाकिस्तान, वह सबसे ज्यादा खतरे की प्रभावित रहे। संयुक्त राष्ट्र ये सूत्रों के अनुसार लगभग 17 लाख अफगानिस्तान ये जो है पाकिस्तान में जो है वैध दस्तावेज के जो है रह रहे हैं और इसमें लगभग 6 लाख लोग 2021 में वहां तालिबान के सत्ता में आने के पश्चात वहां से जो है भागकर पाकिस्तान जा पहुंचे थे। और पाकिस्तान के साथ साथ जो है ईरान ने भी अवैध रूप से रह रहे अफगानिस्तान के जो है अफगानों के निष्कासन का काम शुरू कर दिया। तो 2 देश है, एक का नाम है पाकिस्तान और एक का नाम है ईरान। दोनों ने जो अप्रवासी वहां पर रह रहे थे उसको निष्कासन का काम ये कर दिया, शुरू कर दिया। इसके बाद आगे की बात हम करते हैं, करें कि भारत अमेरिका के बीच ये जो है मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता की बात करेंगे। चलिए, इसके बाद है 2+2 भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय यह 10 नवंबर
2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। याद रखिएगा 2+2 वार्ता में दोनों देश की तरफ से एक विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। और इस बार जो भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता है, यह कहाँ पर संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। भारत द्वारा ऐसी पहली वार्ता अमेरिका के साथ सितंबर 2018 में शुरू किया गया था और शुरू किया गया 4 बार ऐसी द्विपक्षीय वार्ता दोनों देश के ये जो है इससे पूर्व हो चुका। कहने का मतलब 2018 में हुआ था, 2019 में हुआ, 2020 में हुआ, 21 में नहीं हुआ, फिर 2022 में संपन्न हुआ। 10 नवंबर की वार्ता इस श्रृंखला में 5वीं 2+2 वार्ता था। ध्यान रखिएगा 51वां संस्करण था, 5वां। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता जो हुआ यह 5वां संस्करण था। शुरुआत हुआ था 2018 में। अब देखिएगा इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री जिसका नाम है एंटनी ब्लिंकन और वहाँ के रक्षा मंत्री है लॉयड ऑस्टिन, वह भारत में आए थे भाग लेने के लिए। और इधर से जो अपना प्यारा भारत से थे एस जयशंकर और एक राजनाथ सिंह, दोनों जो है इसमें क्या हुआ पार्टिसिपेट किए, भाग लिए और यह वार्ता चला। इसके बाद जो है भारत में सैन्य बख्तरबंद वाहन के यह उत्पादन पर सहमति भी व्यक्त किया गया। और आगे हम चलते हैं। खरेकिया भारत 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता अमेरिका के अतिरिक्त किन किन देशों के साथ होता? यह जापान और ऑस्ट्रेलिया, रूस के साथ भी यह संपन्न होता। एक हो गया अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ भी संपन्न होता 2+2। सर्वप्रथम यह सिलसिला अमेरिका के साथ सितंबर 2018 में शुरू हुआ। 4 बार अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता क्रमशः, अब देखिएगा 2018, 19, 20, 21 में नहीं हुआ, अप्रैल 2022 में हुआ और फिर जो है 2023 में यह 5वां संस्करण था। अब करें कि इसमें विदेश मंत्री जो अमेरिका के थे और भारत के विदेश मंत्री रक्षा मंत्री थे, दोनों में संपन्न हुआ। और यह वार्ता कहाँ पर? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसके बाद जापान के यह 2+2 यह वार्ता भारत के संपन्न यह जो हो चुकी। पहली ऐसी बैठक जापान के साथ जो हुआ था 2019 में और यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ। और बाकी जो है वहाँ के जो है विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आते हैं और यह जो है भाग लेते हैं। इसके बाद रूस के साथ भारत का यह 2+2 वार्ता एक बार ही संपन्न हुआ। ऑस्ट्रेलिया के साथ यह वार्ता सितंबर 2021 में नई दिल्ली में और रूस के साथ दिसंबर 2021 में यह भी कहाँ पर? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। इस यानी कि टोटल अगर हम बात करेंगे यह कि कितने देशों के साथ, एक हो गया अमेरिका और एक हो गया आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया और यह जो है रूस के साथ 2+2 वार्ता होता है भारत। इजराइल पर हुए यह हमले के संदर्भ में साझा बयान इजराइल का ही जो है दोनों पक्षों की ओर से यह लिखा गया जो है। तथा अब देखेंगे यहाँ पर हम अमेरिका के साथ 2+2, अमेरिका के बाद कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुआ। अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न 10 दिन के पश्चात ही जब अमेरिका के साथ हुआ उसके 10 दिन के बाद 2+2 वार्ता यह किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसका? भारत का। 20 नवंबर को, यानी कि 10 नवंबर को हुआ था अमेरिका के साथ और 20 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता। और यह भी नई दिल्ली में, यानी कि अमेरिका के साथ भी जो 2+2 वार्ता हुआ यह भी नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ यह भी नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसमें ऑस्ट्रेलिया के जो रक्षा मंत्री था जिसका नाम है रिचर्ड मार्लेस, ठीक है, रिचर्ड मार्लेस, और वहाँ के विदेश मंत्री है पेनी बोंग, ये सब आए थे। और यहाँ से एस जयशंकर और राजनाथ सिंह दोनों के बीच यह जो है बैठक हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता का यह दूसरा संस्करण था। दोनों देशों के बीच ऐसी पहली 2+2 वार्ता 11 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में हुआ था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ यह वार्ता दूसरा था, अमेरिका के साथ 5वां था। और दूसरा वार्ता जो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ यह कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ। यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, चारों व्यक्ति का है। इसके बाद है अफगानिस्तान, ठीक है। भारतीय विदेश मंत्री ने वार्ता में कहा कि दिसंबर 2022 में दोनों देश के बीच लागू हुए आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते
के आर्थिक प्रभाव सामने आ रहे हैं। और इसके बाद करें कि इसी संदर्भ में भारत 2024 में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में उच्च अपेक्षाएं वार्ता में व्यक्त किया और इजराइल पर हुए आतंकी हमले की जो है निंदा भी किया। इसके बाद अगर हम आगे चल लेते हैं, करें क्या, अब यहाँ पर देखेंगे अफगानिस्तान ने भारत स्थित अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया और दूतावास संबंधी सभी परिसंपत्तियां भारत सरकार को क्या हुआ सौंप दिया। अफगानिस्तान ने जो इसका भारत में राजदूत था उसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया। अफगानिस्तान ने भारत में नई दिल्ली स्थित ये दूतावास को 23 नवंबर 2023 को अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा कर दिया। और करे किया दूतावास जब चला गया, परिचालन बंद हो गया, तब भारत सरकार ने समर्थन की कमी, अफगानिस्तान के हितों को पूरा करने में विफलता और कमियों और संसाधनों में कमी जो है का हवाला था और दूतावास को अब अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करते हुए यह विगत कुछ वर्षों में भारत सरकार से ये जो है मिले समर्थन के प्रति उन्होंने आभार जताया, कहा कि इतने दिन तक समर्थन किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम चलते हैं, करें क्या, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानी राजनयिकों ने मिशन को पूरी तरह से भारत सरकार को सौंप दिया और दूतावास भवन, बैंक अकाउंट, वाहन आदि इसमें शामिल है, सारा कुछ दे दिया किसको, भारत सरकार को। फिर है सत्तावादी, यह लेबर पार्टी की पराजय के पश्चात नेशनल यह पार्टी के जो है क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। इतना ही याद रखना है कि यह नेशनल पार्टी के क्रिस्टोफर लक्सन यह न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया 27 नवंबर 2023 को। यह न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने, क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यही आपका फोटो है, यह न्यूजीलैंड के जो है यह प्रधानमंत्री जिसका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। आगे है दक्षिण पंथी, यह जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति। बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि अर्जेंटीना के जो नए राष्ट्रपति बने वह कौन, जेवियर मिलेई, ठीक है, जेवियर मिलेई, यह कहाँ के, अर्जेंटीना के जो है नए राष्ट्रपति बने। इसके बाद आगे हम चलते हैं, भूटान नरेश, यह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा। अब देखिएगा जो भूटान यह नरेश है जिसका नाम है नामग्याल वांगचुक, भारत की यात्रा पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। आधिकारिक यात्रा पर आए और 8 दिन की जो है यह भारत यात्रा की शुरुआत ये इन्होंने कहाँ से किया, असम से। सबसे पहले कहाँ पर, असम में, असम के गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उसकी अगवानी राज्य मंत्री हेमंत बिस्वा यह शर्मा, यानी कि असम के जो मुख्यमंत्री है उसी ने अगुवाई किया, हेमंत बिस्वा शर्मा। और हवाई अड्डे पर पहले यह कामाख्या मंदिर गए और फिर वहाँ पर पूजा अर्चना किए। इसके बाद तमाम जो है फिर काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का दौरा भी उन्होंने किया। उसके बाद यह नई दिल्ली हवाई अड्डे पर यह अगवानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, यह स्वयं ही विदेश मंत्री द्वारा स्वयं ही उनकी अगवानी किया गया। जब वह कहता है कि यह दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंचा तो वहां से उसको रिसीव करने के लिए यह एस जयशंकर पहुंचे थे। और नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ भूटान नरेश की वार्ता 6 नवंबर को हुई। द्विपक्षीय सहयोग के साथ जो है आपसी महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की बात भी उन्होंने किया। भूटान में 1020 मेगावाट के यह पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का निर्माण की प्रगति पर दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया। असम में यह कोकराझार, भूटान में गेलेफू के बीच रेल लिंक के लिए लोकेशन सर्वे का काम भी शुरू पर सहमति बनी। तो ध्यान रखिएगा, मांग ये रखिएगा, एक है पुनांत, ठीक है, पुनात सांगछू, ठीक है, पुनांत यह सांगछू ये जल विद्युत परियोजना, इसका जो क्षमता हुआ कितना, 1020 मेगावाट का है। इसके बाद आगे चलते हैं, भूटान के छात्रों के लिए जो है असम मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने के लिए भी क्या हुआ, सहमति हुआ, ठीक है, कि असम के भूटान के छात्रों के लिए
असम मेडिकल कॉलेज में जो है ये सीट है। उसके बाद नई दिल्ली, प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात मुंबई होते हुए भूटान नरेश स्वदेश वापसी। मुंबई में अग्रणी उद्यमियों के साथ भी भूटान नरेश का क्या था, कार्यक्रम था। इसके बाद मालदीव से भारतीय सेना हटाने का वहां की नई सरकार का अनुरोध है। हालांकि उस समय संबंध बहुत गंदा था नवंबर में, लेकिन अभी तत्काल में संबंध बहुत अच्छा हो चुका। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, इसका नाम है मोहम्मद मुइज्जू, ध्यान में रखिएगा। वहां के राष्ट्रपति का नाम मोहम्मद मुइज्जू। 30 सितंबर 2023 को ये रखिएगा संपन्न चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के स्थान पर नए राष्ट्रपति चुना रहे, और यह चीन के पक्षधर थे। कौन? मोहम्मद मुइज्जू। भारत विरोधी विचारधारा के लिए यह जाने जाते हैं, और भारत के विरोधी विचारधारा भाषण देने के बावजूद भी वह वहां पर क्या हुआ था, चुनाव जीत लिए थे, और बहुत ज्यादा मोहम्मद से जीते थे। और मुइज्जू, ठीक है, ये इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अब देखिए क्या करें कि जो मुइज्जू का यह शपथ ग्रहण समारोह था, इसमें भागीदार देने के लिए कौन गया था? किरण रिजिजू वहां पहुंचा था। कौन? किरण रिजिजू पहुंचा था। इसके बाद है बंधकों और कैदियों की रिहाई एवं आदान प्रदान हेतु इजराइल हमास के बीच अस्थायी यह युद्ध विराम की बात करेंगे। बंधकों और कैदियों की रिहाई एवं आदान प्रदान हेतु इजराइल हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को भीषण युद्ध के बाद 11 से अधिक यह जो है लोगों 11,000 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है। अधिकांश गाजा का शहर कहता है कि खंडर के हो चुका है, और बंद करने के प्रयास से सभी जो है विफल के पश्चात मिस्र और कतर की मध्यस्थता से 4 दिन के लिए युद्ध विराम यह हुआ, और कहे कि 48 दिन के युद्ध पश्चात 25 बंधकों की रिहाई 24 नवंबर को हमास द्वारा किया गया, जिसमें कि 12 थाईलैंड के नागरिक थे। इजराइल द्वारा 39 जो है फिलिस्तीनी कैदियों को पहले ही दिन क्या हुआ था, रिहा कर दिया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं। अब देखिएगा आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की बात करेंगे। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे करे कि यह तुलनात्मक दृष्टि करे कि जीबीए 2023-24 में दूसरी तिमाही Q2 जो है जीबीए में वृद्धि 7.4%, 2023-24 में पहली तिमाही में 7.1%, 7.6%, 2023-24 में यह था कितना, 8 अब करें कि जीडीपी की अगर हम बात कर लें 2023-24 में दूसरी तिमाही में जीडीपी कितना, यह 7.6% का अनुमान था। और यह आगे की अगर हम बात कर लेते हैं, ये आपका लिस्ट है उसका, और फिर हम मेन मुद्दे पर चलेंगे। पीएम किसान योजना के 15वीं किस्त ये देखेगा, यह डीबीटी के जरिए पात्र किसानों के बैंक खाते में जारी कर दिया। करें किसानों को पूरक आय प्रदान करने के लिए उद्देश्य से 2018 में शुरू किया गया, और 2018 में यह योजना क्या हुआ था, शुरू किया गया था। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर 2023 को पात्र किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिया। श्री मोदी ने यह एक बटन दबाकर 8 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खातों में यह रखेगा, कुल मिलाकर 18,000 करोड़ की राशि इस किस्त के जो है तहत प्रत्यक्ष यह लाभ अंतरण यह रखेगा डीबीटी के जरिए जमा कर दिया। और अगर हम आगे करें कि पहले किस्त 27 जुलाई 2023 को पात्र किसानों के खातों में जमा किया गया था। फरवरी मार्च 2024 में संभावित जो कि पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त था। और इसके बाद अगर हम आगे की बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी करे क्या, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हें किसानों को प्राप्त होगा कृषि भूमि जिनके नाम से है। संस्थागत भूमि धारक इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं है। किसी भी सरकारी ये विभाग में कार्यरत अथवा विभाग से सेवानिवृत्त होकर पेंशन पाने वाले किसान भी इस योजना के लाभ यह के पात्र नहीं होंगे। यानी कि कोई संस्थान के नाम से भूमि है वह पात्र नहीं होंगे, किसी सरकारी विभाग में कार्यरत है या उससे सेवानिवृत्त हो गया तो वो भी पात्र नहीं होंगे। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट
आदि के रूप में जो पंजीकृत पेशेवर है इस योजना के लाभ का प्राप्त नहीं कर पाएगा। और इसके बाद कृषि भूमि उपयोग, यदि किसी कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए किया जाता है तो ऐसे भूस्वामी इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे। संवैधानिक पदों के वर्तमान धारक, पूर्व एवं वर्तमान मंत्री भी इस योजना के तहत यह लाभ के पात्र नहीं होंगे। करें कि जो संवैधानिक पद ग्रहण कर चुके हैं या पूर्व पहले ग्रहण कर चुका था वो भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति इस योजना के लाभ के पात्र नहीं। जो भी इनकम टैक्स फाइल करते हैं वह कोई भी इसका यह लाभ का पात्र नहीं होगा। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के लिए अपना KYC कराना भी क्या होता, आवश्यक होता। इसके बाद है रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का निर्धारण की बात करेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर जैसे विभिन्न पोषक युक्त फॉस्फेट और पोषक उर्वरकों के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व आधारित सब्सिडी ये रबी सत्र 2023-24 की बात करेंगे। अब देखिएगा पोषक तत्व ये सब्सिडी की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो वह प्रति केजी कितना, यह 47.2 और फास्फोरस 20.82, पोटास 2.38 और सल्फर जो है यह 1.89। भारत और बांग्लादेश के बीच अगरतला अखौरा रेल लिंक सहित 3 परियोजना का उद्घाटन की बात करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी संबंधों का एक नया ऐतिहासिक दौर 1 नवंबर को 2023 को समय शुरू हुआ। अब करें कि अगरतला, ठीक है, अगरतला और अखौरा बांग्लादेश के बीच रेल लिंक पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक होगा। ध्यान रखिएगा पूर्वोत्तर, ठीक है, अगरतला पड़ता है त्रिपुरा और अखौरा बांग्लादेश के बीच रेल लिंक पूर्वोत्तर भारत का और बांग्लादेश के बीच पहला यह रेल लिंक होगा। इस रेल मार्ग में त्रिपुरा से कोलकाता के बीच यह वाया ढाका जाने के समय 10 घंटे की बचत होगा। भारत सरकार की आर्थिक यह सहायता से शुरू किया गया 12.24 यह किलोमीटर इस डबल यह गेज रेल लिंक में जो है 6.78 किलोमीटर लंबा रेल लिंक बांग्लादेश और 5.46 किलोमीटर लंबे रेल लाइन कहाँ पर, त्रिपुरा में। पश्चिम त्रिपुरा में यह निश्चिंतपुर इस मार्ग पर इंटरनेशनल इमिग्रेंट सेंटर के रूप में कार्य करेगा। 65 किलोमीटर यह लंबी खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और जो है बांग्लादेश के यह रामपाल में मैत्रीय सुपर थर्मल पावर यह जो यूनिट 2 शामिल है। 1320 मेगावाट इस सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना भारत के NTPC और बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा बांग्लादेश में रामपाल में मैत्री सुपर पावर यह थर्मल प्लांट की बात करेंगे यूनिट 2, इसमें 1320 मेगावाट के इस सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना जो किया भारत का NTPC और बांग्लादेश का पावर डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा किया गया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश के साथ सबका विकास का रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में बांग्लादेश को भारत ने 10 अरब डॉलर की सहायता भी प्रदान किया है। और इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था जो वर्तमान में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी के पश्चात विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था GDP की दृष्टि से है। 2027 तक यह तीसरी सबसे बड़ी यह अर्थव्यवस्था होगी। ध्यान में रखिएगा भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार जो अपना प्यारा भारत का GDP है वह 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। यह किसने घोषणा किया? यह विश्वास श्री करे किया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े के हवाले के गत नवंबर माह में किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के
अनुमान के अनुसार 2027 तक जीडीपी में भारतीय मामले अर्थव्यवस्था जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगी। कि जीडीपी के मामले में दो देश को, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ करके भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उस समय भारत का सकल घरेलू उत्पाद $5,000 के बिंदु को पार कर जाएगा। 2047 तक देश एक विकसित अर्थव्यवस्था हो जाने की आशा है। तो ये भी ध्यान रखेगा। अगर हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे 2027 तक, और विकसित देश की बात करेंगे 2047 तक। अमेरिका स्थित यह एसएन, ठीक है, अमेरिका स्थित जो है S&P, यहाँ पर देखेंगे। अब हम ये बात करते हैं प्रशांत एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024। भारत में आय में वृद्धि के साथ साथ असमानताओं में भी वृद्धि का चित्रण देखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी VBI है कि आय तो वृद्धि हुआ लेकिन असमानता में भी वृद्धि हुआ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वर्ष 2024 के एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2023 जारी हुआ। मेकिंग आवर फ्यूचर, यह जो है डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में भारत सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास परिदृश्य पर प्रकाश डाला गया। UNDP की यह रिपोर्ट देश में दीर्घकालिक प्रगति के साथ असमानता एवं व्यापक व्यवधानों का चित्रण करता, और इसमें बताया कि भारत उच्च जो है आय एवं धन असमानता वाले शीर्ष देशों में उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2022 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय में तेजी से उछाल दर्ज किया, जब यह $442 से बढ़कर के 2300 कितना हो गया, $89 हो गया। करे कि प्रति व्यक्ति आय जो है 2000 से 2022 में $442 से बढ़कर के 2300, ये जो है $89 हुआ। इस वृद्धि में बड़ी संख्या में लोग को निर्धनता के जाल से बाहर निकाला तथा जनसंख्या के बड़े भाग रहन सहन के स्तर में सुधार किया गया, और इसके साथ ही देश में निर्धनता का अनुपात 2004 से 19 के बीच 40% से घटकर 10% ही रह गया। रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ यह आय संपत्ति की असमानता में एक चुनौती, यानी कि असमानता वृद्धि में भी चुनौती देखने को मिला है। रिपोर्ट में बताया गया कि यह आंकड़ा के अनुसार 2015-16 और 2019 से 21 के दौरान देश में बहुआयामी निर्धनता 25% से घट करके 15% रह गया। यह दर्शाता है कि संदर्भित अवधि में न केवल आय के स्तर में बल्कि मानव विकास के अन्य पहलुओं पर भी बड़े पैमाने पर सुधार जनसंख्या में ये जो है बड़े भाग में हुआ। और निर्धनता के देश के कुछ ही राज्यों में केंद्रित की जो है बात करती करे कि मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया पैसिफिक शीर्षक वाली रिपोर्ट में कही गई कि इसमें बताया गया कि इन सफलताओं के बावजूद निर्धनता उन राज्यों में यह केंद्रित है जहां पर 45% जनसंख्या निवास करती है, किंतु यह 62% निर्धनता इन्हीं राज्यों के है। और इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि जिन समूह ने दोबारा गरीबी में जाने का जो है खतरा है वह है महिला, अनौपचारिक श्रमिक और अंतर्राज्यीय प्रवासी, ये सब शामिल है इसमें। इसके बाद हम कहेंगे स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स 2023। भारत में वृद्धि दर का पूर्वानुमान जो है 4 से बढ़ा करके कितना 6.0 से बढ़ा करके कितना 6.4। यह स्टैंडर्ड्स एंड पुअर का रिपोर्ट है। पहले अनुमान लगाया था 6 का और अब कितना कह रहा है कि 6.4 होगा। तो इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये सब नहीं देखेंगे हम लोग, आगे चलते हैं। हाँ, आगे आता है नवीनतम समान ज्ञान WCDM, करे कि वर्ल्ड कांग्रेस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें। ऐसा छठा सम्मेलन उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का जो छठा सम्मेलन हुआ यह कहाँ पर, उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। कहाँ पर, उत्तराखंड के देहरादून में।
इसके बाद हम आलोक शर्मा, यह एसपीजी के नए प्रमुख बने हैं। कौन? आलोक शर्मा, ध्यान में रखिएगा। एसपीजी के नए प्रमुख बने कौन? आलोक शर्मा। और सर्वोच्च न्यायालय में जो है 3 नए न्यायाधीश को जो है शामिल किया गया। सतीश चंद्र वर्मा, न्यायमूर्ति अगस्टस या जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता शामिल है। इस नियुक्ति से पूर्व ये न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ये दिल्ली उच्च न्यायालय के, मसीह ये जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के और संदीप मेहता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश थे। और तीनों नवनियुक्त ये जो न्यायाधीशों की कुल यह मुख्य न्यायाधीश यह डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को इनके पद की शपथ दिलाया। और इन नियुक्तियों के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुल जो है ये संख्या 34 हो गया। और अब यानी कि अभी जो वर्तमान में टोटल मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या है वह कितना है? 34 है। इसके बाद हीरालाल समरिया देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त हुआ। देखिएगा, हीरालाल समरिया यह देश के मुख्य सूचना आयुक्त की बात करेंगे। यह कौन है? हीरालाल समरिया। एक होता है सूचना आयुक्त, ठीक है। तो नवंबर 2020 में, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, यह कौन बने हैं? यह हीरालाल, ठीक है, यह हीरालाल समरिया, ठीक है। हीरालाल समरिया की बात कर लेते हैं। सूचना आयुक्त के रूप में यह श्री हीरालाल समरिया देश के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह इसको राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद की शपथ दिलाया। समरिया 1985 बैच के IAS अधिकारी है। और इसमें विशेष बात हम नहीं करेंगे, बस इतना ही याद रखिएगा। यह जो नवंबर में मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है वह किसको? हीरालाल, यह, ठीक है, हीरालाल समरिया को। आगे चलते हैं। निकारागुआ के ये सेनियस पेलोसियस को मिस यूनिवर्स यह का खिताब दिया गया। किसको? सेनियस पेलोसियस को। आगे चलते हैं, करें क्या? निकारागुआ की 23 वर्षीय सेनियस पेलोसियस ऑस ने जो है यह खिताब जीता। राजधानी सैन सल्वाडोर, ठीक है, सैन सल्वाडोर। 18 नवंबर को संपन्न फाइनल में अन्य देश की सुंदरियों को पछाड़ते हुए मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली निकारागुआ की वह पहली महिला बनी। तो निकारागुआ की पहली महिला और निकारागुआ की जो क्रेकिया जो है जीतने वाली पहली महिला जो बनी वह कौन? सेनियस पेलोसियस। 2022 में मिस यूनिवर्स आर बनी गैब्रियल नई मिस यूनिवर्स 2023 के सेनियस पेलोसियस को यह खिताब जो है पहनाया। और इसमें सुष्मिता सेन, अगर हम बात करेंगे इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने किया, जो पहले 20 सुंदरियों में स्थान बनाने में केवल सफल रही, आगे नहीं बढ़ सकी। भारत में केवल 3 सुंदरियां अब तक मिस यूनिवर्स का खिताब ले चुकी है। इसमें सुष्मिता सेन 1994, लाड़ा दत्ता 2000 और यह हरनाज संधू 2021 में। इसके बाद शांति, निशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार की बात कर लेते हैं। शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु 2022 के इंदिरा गांधी पुरस्कार यह देश में कोविड-19 योद्धाओं के प्रतिनिधि के जो है प्रतिनिधि के रूप में चिकित्सा संघ के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सों के संघ यह ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। तो ध्यान में रखिएगा करें कि जो यह कोविड योद्धा है यानी कि इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण विकास यह शांति पुरस्कार देश में यह कोविड-19 इंदिरा गांधी पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे, देश में कोविड योद्धा के प्रतिनिधि एक है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सों के संघ ट्रेड ये नर्सेज एसोसिएशन को यह पुरस्कार दिया गया। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा यह पुरस्कार कार्य की शुरुआत 1986 में किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति अथवा संस्थान को प्रदान किया जाता है
जिसने समाज सेवा, निशस्त्रीकरण और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंफोसिस पुरस्कार की बात करेंगे। इंफोसिस पुरस्कार यह इंफोसिस साइंस फाउंडेशन वर्ष 2024 के पुरस्कार की घोषणा 15 नवंबर को यह किया गया और यह पुरस्कार 6 विभिन्न क्षेत्रों में दिया था। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर साइंस, मानविकी, जीव विज्ञान, गणित, भौतिकी और सामाजिक विज्ञान, टोटल कितने 6 क्षेत्रों में दिया था। इंजीनियरिंग में यह मिला है, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में मिला है यह सच्चिदानंद त्रिपाठी। मानविकी में यह देखिएगा ह्यूमैनिटीज में जाह्नवी फाल्के को, लाइफ साइंस में अरुण कुमार, फिजिकल साइंसेस में यह मुकुंद थट्टई को मिला है, सोशल साइंस प्रोफेसर करुणा मांटेल, गणित विज्ञान भार्गव भट्ट और इंफोसिस साइंस फाउंडेशन, ठीक है, कि यह पुरस्कार भारत में विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इन पुरस्कार के तहत शुद्ध सोने के पदक, प्रशस्ति पत्र के साथ अब $1 लाख की राशि जो है प्रदान किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। फ्रांस के फुटबॉलर बैलन डी ओर, यह पुरस्कार लियोनेल मेसी को बैलन डी ओर के विजेता के रूप में जो है नामित किया। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। करें कि अमेरिका के जो है इंटर मियामी के के लिए जो है खेलने वाले अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को 2023 के लिए बैलन डी ओर के लिए विजेता घोषित किया गया। और इसके बाद करें कि यह सबसे ज़्यादा, ठीक है, मेसी जो है इससे पूर्व जो है भी ले चुके हैं। हम देखिए लियोनेल मेसी की बात करेंगे 2023 का ही बात कीजिएगा, यह लियोनेल मेसी को इंटर मियामी पुरस्कार। इसके बाद महिला फुटबॉलर को बैलन डी ओर फेमिनिन 2018 से पहली बार महिला फुटबॉल के लिए यह पुरस्कार फुटबॉल पत्रिका यह फ्रांस फुटबॉल द्वारा जो है दिया गया। यह पुरस्कार बार्सिलोना क्लब के लिए खेलने वाली स्पेन के इताना बोनामाटी को दिया गया। लगातार दूसरा बार यह पुरस्कार उन्हें दिया गया, ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए यह किसको सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल के लिए कोपा ट्रॉफी की शुरुआत किया गया और यह रियल मैड्रिड क्लब के खेलने वाले यह जूडिथ बेलिंगम को दिया गया। यह जूड जो है बेलिंगम को दिया गया। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, यानी कि इसको यासिन ट्रॉफी कहा जाता। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर यासिन ट्रॉफी यह एस्टोन विला के लिए जो है खेलने वाले अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार एमिलियानो मार्टिनेज। स्ट्राइकर ऑफ द ईयर और बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर की बात करेंगे। फ्रांस के पत्रिका यह दोनों पुरस्कार 2021 से शुरू किया। 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर पुरस्कार मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने वाले नॉर्वे के एर्लिंग हॉलैंड, ठीक है, एर्लिंग हॉलैंड को यह दिया गया, ठीक है, एर्लिंग हॉलैंड को दिया गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा पुरस्कार का विजेता करें कि बैलन डी ओर लियोनेल मेसी, बैलन डी ओर लियोनेल मेसी, बैलन डी ओर फेमिनिन यह एथेना बोनामाटी, कोपा ट्रॉफी जूडिथ बेलिंगम, उसके बाद यासिन ट्रॉफी एमिलियानो मार्टिनेज और गर्ड मुलर ट्रॉफी जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष स्ट्राइकर है एर्लिंग हॉलैंड और सुकरात पुरस्कार ये विनियस जूनियर को दिया गया। बुकर पुरस्कार की बात कर लेते हैं। आयरलैंड के साहित्यकार पॉल लिंच और उसके उपन्यास प्रोस्पेक्ट सॉन्ग के लिए जो है साहित्य क्षेत्र का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार लंदन में एक कार्यक्रम में 26 नवंबर 2023 को प्रदान किया गया, ठीक है, बुकर पुरस्कार दिया गया किसको, तो ध्यान में रखिएगा। बुकर पुरस्कार की बात करेंगे, यह पॉल लिंच को दिया गया, किसको, पॉल लिंच को। और इस पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की राशि लेखक को प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कुछ पुस्तक है और उसके लेखक है। वेस्टर्न लेन है चेतना मारू का, वेस्टर्न लेन किसका है, चेतना मारू का। प्रोस्पेक्ट सॉन्ग की बात करेंगे पॉल लिंच का। द बी स्टिंग ये किसका है, पॉल मुरे का। और स्टडी फॉर ओविसियस सारा बेनेस्टीज। और इफ आई सर्वाइव यू ये देखिएगा जोनाथन क्रिस्टी। दिस
अदर ईडन, यह है पॉल हार्डिंग का। किसका है? पॉल हार्डिंग का। इसके बाद अगर हम आगे की बात करेंगे तो यह कुछ व्यक्ति है जिसका प्रमुख व्यक्ति जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, इसका निधन हो गया। एक है एस वेंकटरमन। ठीक है, एस वेंकटरमन की बात कर लेते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमन का 92 वर्ष के उम्र में निधन हो गया। तो वेंकटरमन का संबंध हो गया आरबीआई के गवर्नर से। इसके बाद क्रैकिया डॉक्टर एस, ये जो है बद्रीनाथ, नेत्र चिकित्सा में प्रख्याति प्राप्त चिकित्सक डॉक्टर एस बद्रीनाथ, ये भी क्या हो गया? अब नहीं रहे। ठीक है, तो एस बद्रीनाथ का निधन हो गया। इसका संबंध है या नेत्र चिकित्सा से। ठीक है, नेत्र चिकित्सा से। क्रैकी एस बद्रीनाथ को चिकित्सा के यह क्षेत्र का डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार 1991 प्रदान किया गया था। वह पद्मश्री 1983 में और पद्म भूषण 1996 में दिया गया था। इसके बाद पी वलसाला, प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार पी वलसाला, इसका भी निधन हो गया 85 वर्ष के उम्र में। कोझिकोड में निधन हो गया। केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के ये जो है अनेक पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। तो पी वलसाला मलयालम उपन्यासकार थे और ये भी क्या हो गया? इनका निधन हो गया। इसके बाद पृथ्वी सिंह, ये जो है पृथ्वीराज सिंह ओबराय। ठीक है, ओबेराय, भारत से कई देशों के लग्जरी होटल के संस्थापक ओबेराय समूह के मानद ये पृथ्वी सिंह ओबराय का क्या हो गया? निधन हो गया। और ये चेयरमैन पृथ्वी सिंह ओबराय 94 वर्ष की उम्र के हो गया, निधन हो गया। पृथ्वी ये सिंह को जो है 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसको? पृथ्वीराज सिंह को। कब? 2008 में। एक है वासुदेव आचार्य, वरिष्ठ माकपा नेता वासुदेव आचार्य 81 वर्ष की आयु में 13 नवंबर को क्या हो जाता? इसका निधन हो जाता। केदारनाथ अग्रवाल, मिठाई और नमकीन के प्रतिष्ठित चैन बीकानेर वाला, ये संस्थापक लाला जो है केदारनाथ अग्रवाल का 86 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया। के ए फ्रांसिस की बात करेंगे। दक्षिण भारत के वरिष्ठ पत्रकार एवं चित्रकार यह के ए फ्रांसिस का क्या हो गया? निधन हो गया। राजकुमार कोहली, बॉलीवुड के वरिष्ठ फिल्म निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली का 93 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया। तो बॉलीवुड के फिल्म निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली का क्या हो गया? निधन हो गया। इसके बाद अगर हम कुछ बात कर लेते हैं पुस्तक का, तो फिर देखिएगा एक है सुब्रतो राय, सारा समूह के संस्थापक यह उद्यमी सुब्रतो राय का भी क्या हो गया? निधन हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, फातिमा बीबी, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश ये रही। फातिमा बीबी का क्या होता है? निधन हो जाता है 96 वर्ष के में। ये भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी और इनका भी क्या हो जाता है? निधन। अब कुछ पुस्तक है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन जोनाथन, ये देखिएगा एविएशन का है। कॉमन येट अनकॉमन, यह है सुधा मूर्ति का। ध्यान में रखिएगा, अगेन एंड अगेन जोनाथन एविएशन और कॉमन येट अनकॉमन, यह है सुधा मूर्ति का। खैर अंतर्राष्ट्रीय यह कैमलेट्स वर्ष की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट वर्ष 2024, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट वर्ष के रूप में नामित किया। कैमलेट से तात्पर्य है ऊंट के बच्चों से। यह देखते हुए कैमलेट पृथ्वी के सबसे प्रतिकूलित परिस्थिति तंत्र में रहने वाले लाखों गरीब परिवार के लिए महत्वपूर्ण आजीविका है। यह कैमलेट्स के जो है महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2024 को कैमलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव खाद्य एवं कृषि संगठन की संस्तुति ये जो है पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह 20 दिसंबर 2017 को पारित किया गया। अब देखिएगा नवंबर का कुछ दिवस की बात कर लेते हैं। 1 नवंबर को 7 राज्य का, ये इसको हमको याद नहीं करना है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस याद रखिएगा 7 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। उत्तराखंड की स्थापना दिवस 9 नवंबर को। और राष्ट्रीय यह विधिक साक्षरता दिवस ये जो है
9 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर को। शांति और विकास हेतु विज्ञान दिवस 10 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कब? 11 नवंबर को। इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति स्मरण दिवस 11 नवंबर। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति का स्मरण दिवस कब? 11 नवंबर को मनाता है। इसके बाद बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर, और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक के जन्म दिवस पर मनाते हैं। कौन सा? इंसुलिन दिवस, यानी कि विश्व मधुमेह दिवस। झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को। 15 नवंबर को ही बिहार से झारखंड क्या हो गया? अलग हो गया। और 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जयंती भी, जनजातीय गौरव दिवस भी 15 नवंबर को ही मनाते हैं। तो झारखंड दिवस, बिरसा मुंडा का जयंती और जनजातीय गौरव दिवस कब? 15 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब? 16 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिवस। एक है शौचालय, विश्व शौचालय 19 नवंबर को। यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे ये रखेगा 20 नवंबर को। और 21 नवंबर को विश्व मत्स्यिकी दिवस, और 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाते हैं। कब? 21 नवंबर को। इसके बाद है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रोक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है कब? 25 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय विधि दिवस। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष। स्पेस एक्स सुपर हैवी रॉकेट का दूसरा परीक्षण विफल रहा। अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा और उससे आगे ले जाने के लिए विकसित किए गए ये जो है एलन मस्क की स्पेस एक्स सुपर हैवी रॉकेट स्टारशिप का दूसरा परीक्षण भी क्या हो गया? 2023 में यह कुछ ही मिनट में क्या हो गया? विफल हो गया। ठीक है, कुछ ही मिनट में क्या हो गया? विफल हो गया। इसके बाद यह एक्सीडेंट करे कि यह नेपाल में भीषण भूकंप की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान के बाद अब नेपाल में भीषण भूकंप का शिकार हुआ, और 8 नवंबर की रात्रि में आए भूकंप की यह तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.4 आंकी गई। यह जाजरकोट जिले में बरेकोट भूकंप का केंद्र था, और भूकंप के आसपास इलाकों में ज़्यादा क्षति हुई। कम से कम 157 लोगों के यह मरने की जो है खबर प्रारंभिक समाचारों में बताया गया, और भूकंप के झटके का महसूस जो है किया गया। करे क्या 2015 के पश्चात नेपाल में यह सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप बताया जा रहा है। अब देखिएगा युद्धाभ्यास की बात कर लेते हैं। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। और 9वां संस्करण था जो पुणे में हुआ। मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत, इसका आयोजन हुआ पुणे में। कहाँ पर हुआ? पुणे में। इसके बाद हम खेलकूद की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। इंदिरा मैराथन 2023। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर को प्रयागराज में आयोजित 38वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन यह पुरुष वर्ग में सेना के सूबेदार जसवंत सिंह बघेल, और महिला वर्ग में ये जो है CISF के रीनू ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया। बस इतना ही याद रखिएगा कि इंदिरा मैराथन का आयोजन प्रयागराज में, पुरुष में ये प्रथम स्थान पर जसवंत सिंह बघेल, महिला वर्ग में प्रथम स्थान पर रीनू। ठीक है, क्या नाम है? रीनू। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे की अगर हम बात कर लेते हैं, न्यूयॉर्क सिटी मैराथन 5 नवंबर को हुआ, और मैराथन दौड़ में इथियोपिया के तमीरात तोला अवेरा और महिला वर्ग में केनिया के हेलन ओबेरा। तो इथियोपिया के तमीरात तोला ओबेरा, महिला वर्ग में केनिया के जो है हेलन ओबेरा, ये जो है क्या रहा? शीर्ष स्थान पर रहा।
उसके बाद बैडमिंटन, चाइना मास्टर्स भारत के सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी की जोड़ी उप विजेता रहे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चीन में शेनझोउ में संपन्न चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में भारत के चिराग शेट्टी, ये जो है चिराग शेट्टी की जोड़ी फाइनल मुकाबले में ये चीन के लियांग विकेंग और जो है वांग चेंग के जोड़े से क्या हो गया, हार गया और यह उप विजेता रहा। इसके बाद बैडमिंटन के बाद अगर हम शतरंज की बात कर लेते हैं, फिडे ग्रांड प्रिक्स शतरंज टूर्नामेंट आर वैशाली और विदित्य गुजराती ने जो है कैंडिडेट टूर्नामेंट में भाग के लिए अर्हता प्राप्त किया। फिडे ग्रैंड प्रिक्स स्विस शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन आइल ऑफ मैन में, ये जो है इसमें पुरुष वर्ग में भारत के विदित गुजराती और महिला वर्ग में भारत के ही या आर वैशाली विजेता रहे। द कैंडिडेट्स फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के लिए पात्र हो गए खिलाड़ी दोनों। फिडे स्विस शतरंज का टूर्नामेंट जो जीता वह किसने, पुरुष में भारत के विदित गुजराती और महिला में भारत के या आर वैशाली। इसके बाद जो है क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट की बात करेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब पहली बार विजेता, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो विजेता रहा वह पंजाब, ये भी ध्यान में रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से और पहली बार इसका जो जीता है वह किसने, पंजाब ने। इसके बाद है क्रिकेटर, भारत के दो और जो है क्रिकेटर डायना एडुल्जी और वीरेंद्र सहवाग को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो डायना एडुल्जी और वीरेंद्र सहवाग को अब आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी बीते वर्ष वीरेंद्र सहवाग और उन क्रिकेट टीम के जो है सिलसिला में यह इसको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो ध्यान में रखिएगा, दो, एक है डायना एडुल्जी और एक वीरेंद्र सहवाग, और यही दोनों का आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करेंगे, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक विश्व रिकॉर्ड, अब तक विराट कोहली के नाम सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भंग हो गया। भारतीय क्रिकेट या स्टार जो है विराट कोहली ने 15 नवंबर 2023 को मुंबई में वनडे, ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम में आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेले गए सेमीफाइनल में यह शतक बनाकर इतिहास रचा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उसका यह 50वां शतक था और अभी तक रैंकी आईसीसी में 49 शतक सचिन तेंदुलकर था और उसका रिकॉर्ड क्या कर दिया, भंग कर दिया किसने, विराट कोहली ने, और यह कितना 50 शतक मार लिया। 5 नवंबर को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 49वां शतक बनाकर विराट कोहली यह तेंदुलकर के बराबरी कर लिया था और यह 50वां शतक जो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में लगाया और उसको लीड कर गया, उससे क्या हो गया, आगे बढ़ गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 146 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई खिलाड़ी टाइम आउट हुआ, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। करे कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 146 वर्षों के इतिहास में पहली बार 6 नवंबर 2023 के नई दिल्ली में बांग्लादेश एवं श्रीलंका के बीच खेले गए विश्व कप या 2023 के मैच में श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यू टाइम आउट करार दिया गया। किसको, एंजेलो मैथ्यू को। आईसीसी के नियम के तहत विश्व कप के किसी भी मैच में किसी बल्लेबाज को आउट अथवा रिटायर होने पर अगला बल्लेबाज 2 मिनट के भीतर क्रीज पर अगला बॉल नहीं ये जो है खेलता। करे कि 2 मिनट के भीतर अगली बॉल नहीं खेलता तो वह टाइम आउट के दायरे में आ जाता। टाइम आउट का यह विकेट गेंदबाज के खाते में नहीं जाता और तथा एक ही बॉल पर यह 2 बल्लेबाज को क्या होता, आउट माना जाता है। अगर 2 मिनट के अंदर वह नहीं जाएगा तो उसको टाइम आउट माना जाएगा और क्या होगा, इसको अगर किया तो करके इसको जो है हेलमेट में किसी तरह का दिक्कत आ गया था और बिना स्ट्राइक किए दूसरा हेलमेट पवेलियन से मंगाया और इस प्रक्रिया में समय लग गया और बांग्लादेश के कप्तान साकिब ने अपील पर अंपायर ने मैथ्यू को जो है टाइम आउट दे दिया और
इसके बाद है तीरंदाजी। एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत का पदक तालिका में यह दूसरा स्थान, पैरा तीरंदाजी में शीर्ष स्थान, ध्यान में रखिएगा। बैंकॉक थाईलैंड 3 से यह 10 नवंबर को संपन्न हुआ एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप। 13 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य, टोटल 7 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया। 6 स्वर्ण, 1 जो है 2 रजत और 3 कांस्य, ठीक है। 11 पदक के साथ दक्षिण कोरिया जो है शीर्ष स्थान पर रहा। शीर्ष स्थान पर दक्षिण कोरिया और अपना भारत का स्थान ये जो है दूसरा रहा। बिना करे कि इसके बाद जो है इसके पैरा तीरंदाजी में 9 पदक, 4 स्वर्ण, 4 रजत जीत करके तमिलनाडु की तालिका में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया भारत ने। और बिना जो है भुजाओं वाली 16 वर्षीय शीतल देवी ने महिलाओं की कंपाउंड ओपन में रजत जीतने के अतिरिक्त ज्योति के साथ मिलकर कंपाउंड ओपन युगल और राकेश के साथ मिलकर कंपाउंड ओपन मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण जीते। इस प्रकार 16 वर्षीय शीतल देवी ने टोटल 3 पदक यह अकेले जीत लिए। इसके बाद है आगामी जो 2025 का तीरंदाजी ये चैंपियनशिप होगा वह 14 में होगा, 2022 का 24वीं। हॉकी की बात कर लेते हैं। महिला यह एशिया चैंपियनशिप भारत ट्रॉफी विजेता। महिला की एशियाई यह जो है चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं, देखते हैं। करें कि रांची में 27 से 5 नवंबर जो है को एशियाई चैंपियनशिप हॉकी फाइनल मुकाबला भारत ने किया। और कहें कि जापान की टीम के बीच 5 नवंबर 2023 को गत विजेता जापान के इस मुकाबले में ये जो है भारत ने जो है इसका खिताब जीता। तो इसका खिताब जो जीता वह किसने? भारत ने। महिला सीनियर अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी इंडिया महिला के तीसरी ये सीनियर अंतर विभागीय हॉकी चैंपियनशिप की अगर हम बात कर लेते हैं, हॉकी चैंपियनशिप का खिताब यह तेल निगम ने नई दिल्ली को फाइनल में हरा कर, ठीक है। इसके बाद पुरुष की जो है सीनियर ये जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप पंजाब विजेता रहा। हॉकी इंडिया के तत्वावधान में पुरुष सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन तमिलनाडु में चेन्नई में किया गया। पंजाब ने हॉकी इंडिया का यह खिताब चौथी बार अपने नाम किया है। नोवाक जोकोविच यह रिकॉर्ड 8वीं बार वर्णांत नंबर 1 जो है, ठीक है, बरसात पर नंबर 1 खिलाड़ी और महिला में इगा स्विटेक, ध्यान रखिएगा। अगर हम सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष टेनिस खिलाड़ी में सर्वश्रेष्ठ बात की करेंगे तो यह नोवाक जोकोविच, महिला में बात करेंगे तो इगा स्विटेक। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एम्बडेन और भारत के रोहन बोपन्ना पेरिस मास्टर्स टेनिस का यह मुकाबले में उप विजेता रहा। यह उप विजेता कौन रहा? तो भारत के रोहन बोपन्ना, ऑस्ट्रेलिया के एम्बडेन की जोड़ी। इस टूर्नामेंट में युगल मुकाबले में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एम्बडेन की जोड़ी जो है उप विजेता रहे। बरसात या WTA फाइनल्स 2023 में सर्वोच्च रैंकिंग में 8 खिलाड़ियों के लिए जो है विमेंस एसोसिएशन WTA मेक्सिको में संपन्न फाइनल्स में ये जो है इगा स्विटेक ने एक खिताब जीता है। इटली 47 वर्ष के पश्चात डेविस कप विजेता रहा। कौन? इटली। तो डेविस कप विजेता जो रहा वह कौन? इटली रहा, ठीक है, इटली। और ये 47 वर्ष के बाद दूसरे एकल। इसके बाद अगर हम बात करेंगे स्क्वैश का, स्क्वैश सीनियर ये जो है राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप पुरुष महिला का खिताब क्रमशः जो है यह सेंथिल कुमार अनाहत सिंह ने जो है जीता।
अब करें कि गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन यह गोवा में हुआ और इसमें कहता है कि पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, यह महाराष्ट्र का पदक तालिका में शीर्ष स्थान। अब देखिएगा महाराष्ट्र ने टोटल 80 पदक, 80 स्वर्ण, 69 रजत और जो है 79 जो है कांस्य, टोटल 228 पदक में जो है यह हासिल किया। और उद्घाटन करें कि गेट सेट गोवा 15 दिन तक चले इस खेल का आदर्श वाक्य था। आदर्श वाक्य की बात करेंगे, यह गेट सेट गोवा, जबकि भारत के बाइसन अर्थात गौर, जो भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशी का सबसे बड़ी प्रजाति है, गोवा के राजकीय पशु इन खेलों का शुभंकर यह मोंगा था। शुभंकर जो था वो मोंगा था। 80 स्वर्ण पदक और 69 रजत और जो है 79 कांस्य सहित सर्वाधिक 228 पदक जीतकर महाराष्ट्र जो है इन खेलों में शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरा स्थान पर रहा सेना, तीसरा पर हरियाणा। चलिए इसके बाद है करें कि ऑस्ट्रेलिया छठी बार आईसीसी विश्व कप का विजेता रहा। लगातार 10 मैच जीतने के पश्चात भी अपना प्यारा भारत फाइनल में क्या हो गया, हार गया था। तो ध्यान में रखिएगा, करें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यह परिषद आईसीसी का एक दिवसीय यह 13वां विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट भारत को 6 विकेट से फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया यह मैच को क्या हुआ, जीत गया। और करें क्या फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका जो है आयोजन किया गया था। और इसमें जो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान था वह पैट कमिंस था। ऑस्ट्रेलिया छठी बार आईसीसी विश्व कप का विजेता बना, एक बार 1987 में और एक बार 1999 में, 2003, फिर 2007 और 2015 न्यूजीलैंड के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया कप जो है विजेता रहा। और 2024 में भी यही रहा। 23 में कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार डेविस हेड को मिला है और सर्वाधिक यह 765 रन में भारत के विराट कोहली बनाए और उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला है। सर्वाधिक 24 विकेट लेने का पुरस्कार मोहम्मद शमी को दिया गया और $1 करोड़ इनामी राशि, ये जो टूर्नामेंट में $40 लाख की राशि जो है विजेता टीम को और $20 लाख राशि जो है उप विजेता टीम को प्रदान किया जाता है। करें कि इसमें जो विजेता टीम रहता उसको $40 लाख और जो उप विजेता रहता है उसको $20 लाख का स्वरूप मिलता है। यहाँ पर देखेंगे विराट कोहली भारत के है और यह लगभग सर्वाधिक रन बनाने वाले में विराट कोहली, फिर रोहित शर्मा। और अगर हम बात करेंगे यह विश्व कप में सर्वाधिक छक्के की बात, सर्वाधिक विकेट के नाम है मोहम्मद शमी का, लगभग 24 विकेट 7 मैच में। और एक इसके बाद है एडम जंपा 23 विकेट। सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा ने, सर्वाधिक छक्के लगभग 31 छक्के जो है, और जो है डेविड वार्नर ने 24 छक्का। अब देखिएगा 14वां विश्व कप ध्यान में रखिएगा 2027 में होगा और यह कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से इसका मेजबानी करेगा। अफ्रीका और जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से करेगा। विश्व में सर्वाधिक करें अन्य आंकड़े, सर्वाधिक शतक का जो है यह क्विट डिकॉक 4 शतक, सर्वाधिक जो है अर्धशतक विराट कोहली, सबसे तेज गति से शतक ग्लेन मैक्सवेल, और ग्लेन मैक्सवेल सर्वाधिक चौका विराट कोहली, सर्वाधिक कैच डेनियल मिशेल, सर्वोच्च जो है व्यक्तिगत पारी ग्लेन मैक्सवेल, सर्वोच्च यह टीम स्कोर जो रहा वह 428 दक्षिण अफ्रीका, और देखिए न्यूनतम टीम स्कोर 5। भारत का कप्तान जो था रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया का कप्तान पैट कमिंस था। बस ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें, बाकी आपका यह क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं कल हम फरवरी 2024 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।